नमस्कार। मेरे लेखक मेरे सवाल कार्यक्रम की इस ताजा कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राजपाल एंड सन्स के फेसबुक पेज से प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम को लगभग पूरा साल होने आया है। पिछले साल लॉकडाउन में शुरू हुए इस कार्यक्रम में जिसको हर इतवार शाम 6 बजे किया जाता है, हम देश के, भारत के, हिंदी के और कुछ दूसरी भाषाओं के भी बड़े साहित्यकारों से ऐसे साहित्यकारों से जिनकी किताबों को, जिनके लिखे को पढ़ना बार-बार पढ़ना लोग पसंद करते हैं, पाठक जिनके लिखे का इंतज़ार करते हैं, ऐसे लेखकों को हम इस कार्यक्रम में सुन चुके हैं, उनसे संवाद कर चुके हैं। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं हिंदी की जानी-मानी आलोचक, दिल्ली विश्वविद्यालय की के हिंदी विभाग की अध्यक्ष रहीं, डॉक्टर निर्मला जैन। मैडम, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है मेरे लेखक मेरे सवाल। और इस कार्यक्रम की एक रवायत कह लीजिए कि हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत में थोड़ा-सा लेखक का परिचय देते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि आपका परिचय देना कुछ मेरे लिए तो वैसा ही होगा कि जैसे असंभव काम को संभव करना। लेकिन मेरी भूल-चूक को माफ़ करते हुए मुझे इतनी-सी अनुमति दीजिए कि ऐसे नए कुछ हमारे जैसे या एकदम मुझसे भी बाद वाली पीढ़ी के नए पाठक हो सकते हैं, जो शायद आपके काम को तो जानते हों, लेकिन आपके नाम से उतने वाकिफ़ ना हों। तो मैं संक्षेप में थोड़ा-सा मैं आपके बारे में बता देता हूँ, उसके बाद में जो सवाल हमारे पास आए हैं, उन सवालों को क्रमशः आपके सामने रखूँगा। तो डॉक्टर निर्मला जैन जिनके जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि जिनके बारे में परिचय देने जैसी कोई बात करना ये कहना चाहिए कि हँसने जैसी बात होगी। हँसने जैसी बात इसीलिए होगी कि उनको कौन नहीं जानता हिंदी की दुनिया में जो पढ़ने या साहित्य को पढ़ने का जो भी थोड़ा-सा रुचि रखता है, वो सब डॉक्टर निर्मला जैन के नाम से वाकिफ़ हैं। चाहे वो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हों, चाहे वो हिंदी साहित्य के पाठक हों, सब लोग उनको जानते हैं। बहरहाल इतना सा मैं बताना चाहता हूँ कि 1932 में आपका दिल्ली में जन्म हुआ। वो एकदम जिसे कहना चाहिए ठेठ दिल्ली वाली महिला हैं, ठेठ दिल्ली वाली लेखिका हैं, जिन्होंने दिल्ली एक तरह से हम लोग मुहावरे में कहते हैं, लेकिन डॉक्टर निर्मला निर्मला जैन वो हैं, जिनके सामने दिल्ली बनी है। जिन्होंने दिल्ली को जनता की दिल्ली के रूप में बनते देखा है, जिन्होंने गुलाम भारत की राजधानी को आज़ाद हिंदुस्तान की राजधानी में बदलते हुए देखा है। और ये जो पूरे विश्वविद्यालय का विस्तार है और तमाम सारी चीज़ें आपके सामने हुई है, जिनकी गवाही आपकी 2 बहुत लोकप्रिय रही किताबों के रूप में हम जानते हैं। एक आपकी आत्मकथा जिसका नाम था ज़माने में हम, और दूसरी दिल्ली पर आपकी लिखी हुई किताब दिल्ली शहर दर शहर। आपको जैसा कि मैं शुरू में कह चुका हूँ, हम लोग एक आलोचक के रूप में जानते हैं और हिंदी आलोचना के क्षेत्र में आपने बड़ा काम किया है। बड़ा काम इस अर्थ में कि जिस दौर में ये कह सकते हैं हम लोग कि पुरानी पद्धति से पढ़ने, पुरानी पद्धति से बात करने की का चलन था, उस दौर से आप निकल कर जिसे एकदम अ, आज के ज़माने के साथ हम कदम होना कह सकते हैं, वहाँ तक इतनी लंबी यात्रा आपने की है। आपकी शुरुआती किताबें थी जिनके नाम थे आधुनिक हिंदी काव्य में रूप विधाएँ, और जो एक आपका थीसिस भी था और जो बड़ी चर्चित हुई थी उस ज़माने में किताब, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र। और जो अभी पिछले दिनों की आपकी नई और लोकप्रिय रही किताबें हैं आलोचना की दुनिया में, उनमें कथा समय में 3 हमसफ़र और कविता का प्रति संसार जैसी किताबें हैं। हिंदी आलोचना को लेकर आपकी एक किताब थी हिंदी आलोचना की 20वीं सदी। इसके अलावा भी आपने काव्य शास्त्र पर भी किताबें लिखी है, कुछ महत्वपूर्ण संपादन भी किए हैं जिनमें खास तौर पर अंधेरे में जैसी कालजयी कविता पर आपकी एक किताब है जिसको लगभग सभी हिंदी के पढ़ने वाले अनिवार्य रूप से पढ़ते हैं। आपने महादेवी वर्मा जैसी बड़ी रचनाकार के संपूर्ण साहित्यिक कृतियों का संपादन किया, रचनावली का। जैनेंद्र कुमार जी की रचनावली का आपने संपादन किया है और वाणी प्रकाशन के लिए निबंधों की दुनिया नाम की एक श्रृंखला भी आपने संपादित की है, जिसमें हिंदी के महान निबंधकारों के निबंध उस श्रृंखला में पढ़ सकते हैं। एक और बात,
वो ये कि आम तौर पर ये माना जाता है कि हिंदी का लेखक है तो हिंदी की दुनिया से ही उसका संबंध होगा, लेकिन डॉक्टर जैन के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने अंग्रेजी की ऐसी किताबों का अनुवाद किया है जिनके बारे में ये कह सकते हैं कि कठिन किताबें रही होंगी वो, चाहे वो काव्य शास्त्र से संबंधित किताबें हों, चाहे वो एडवीना और नेहरू के संबंधों पर लिखी गई किताब हो। आपने बहुत सारे अनुवाद अंग्रेजी से हिंदी में किए हैं। आपको साहित्य साधना के लिए कई सारे महत्वपूर्ण सम्मानों, पुरस्कारों से भी समादृत किया गया है, जिनमें खास तौर पर तुलसी पुरस्कार, रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और हिंदी अकादमी तथा केंद्रीय हिंदी संस्थान के विशिष्ट सम्मान भी शामिल हैं। तो मैडम का मैं स्वागत करता हूँ। मैं अभी इस कार्यक्रम से पहले जो निजी बातचीत हम लोगों की हो रही थी ज़ूम के माध्यम से, तो मैं उसमें बता रहा था, मैडम को याद दिला रहा था कि इस कार्यक्रम में जब हम लोगों ने इसे शुरू किया था, तो शुरू से ही हम लोग कोशिश कर रहे थे कि वे इस कार्यक्रम में आ सकें और उनके साथ हमारे पाठकों का संवाद हो सके। लेकिन ये कुछ तकनीकी बाधाएँ कह लीजिए, कुछ मैडम का स्वास्थ्य कह लीजिए कि अनुकूल नहीं हो पाया, लेकिन कोई नहीं, मैडम ने हमारे लिए समय निकाला और इस नए साल में मैडम के साथ इस कार्यक्रम में हम लोग जुड़ पाए हैं। तो मैडम, जो पहला सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वो एक पाठक का है, सीमा राय द्विवेदी। सीमा जी आपसे पूछना चाह रही हैं कि आपकी साहित्यिक यात्रा कब और कैसे शुरू हुई? और इस पहले इसी सवाल पर बात करें, इस सवाल का दूसरा हिस्सा मैं बाद में लूँगा। कब और कैसे शुरू हुई? हाँ, आपकी साहित्यिक यात्रा हाँ, कब हाँ, और कैसे शुरू हुई? ये तो ऐसा लगता है जैसे पिछले जन्म की बात हो। अ, 56 में मैंने एमए किया था और उसके बाद लगभग 4 साल के बाद मैं कहूँ इसका थोड़ा-थोड़ा संबंध मेरे अनुसंधान के काम से था। पहली जी, थीसिस जी। मेरी पहला शोध प्रबंध था, आधुनिक हिंदी काव्य में रूप विधाएँ, जी, जी। फॉर्म्स पर और उसके बाद दूसरा काम मैंने किया था प्लेटो के काव्य सिद्धांत और शायद जी, मेरा ख़्याल है कि ये इस तरह के काम हमारे मन पर असल में मेरे जो गुरु थे डॉक्टर नगेंद्र, उनका बड़ा आतंक था। हमको लगता था बाद में तो दृष्टि कुछ खुली और लोग भी उसमें आए और तमाम जो समानांतर लोग थे, मसलन हज़ारी प्रसाद द्विवेदी थे, तो ख़ैर पंडित जी का तो बहुत बड़ा कद था और भी लोग थे तमाम। लेकिन जब तक ये लोग हमारी दृष्टि में नहीं थे, हम समझते थे कि सबसे बड़े दुनिया के विद्वान डॉक्टर नगेंद्र हैं। तो उनके आतंक तले मैं शायद मुझे लगता है कि मैं इस सिद्धांतों की तरफ आई। तो फिर मैंने प्लेटो के काव्य सिद्धांत पर उन्होंने असल में अरस्तू का काव्य शास्त्र लिखा था। तो मुझे लगा कि अरस्तू बाबा तो हो गए, तो बचा कौन? तो मुझे जी, लगा कि उनसे पहले जाओ। तो पहली किताब मैंने प्लेटो के काव्य सिद्धांत लिखी और उसके बाद लॉन्जाइनस पर काम किया जी, और फिर उसके बाद मुझे लगा कि हो गया पाश्चात्य काव्यशास्त्र पर काम। फिर मैं इधर हिंदी की तरफ चली आई। मेरा एक मुझे सुविधा ये थी कि मेरी अंग्रेज़ी मज़बूत थी, जो आम तौर पर हिंदी के जी। अध्यापकों की या पाठकों की नहीं होती, क्योंकि सारी मेरी स्कूली शिक्षा अंग्रेज़ी माध्यम से हुई थी। वस्तुतः मैं विद्यार्थी तो साइंस की थी, लेकिन इन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, तब हिंदी हिंदी प्रदेश, हिंदी हिंदुस्तान और हिंदी भाषा और ये सब इसका शोर बहुत मचा और तब उस ज़माने में आप सोचिए जी, 1947 तब लोग इस दृष्टि से नहीं सोचते थे कि लड़कियों को आगे नौकरी कैसे करानी है, क्या करानी है। तो सीधे-सीधे हिंदी प्रेम के कारण चारों तरफ अच्छे विद्यार्थियों को खींचा जाने लगा और उस खींच में मैं अंग्रेज़ी से हिंदी की तरफ आ गई। पहला साल था जब इंद्रप्रस्थ कॉलेज में और बहुत से कॉलेजों में हिंदी ऑनर्स खुला और अच्छे-अच्छे विद्यार्थी वहाँ घसीटे गए। मेरी संस्कृत बहुत मज़बूत नहीं थी, इसके बावजूद मुझे उधर घसीट लिया गया और फिर एक दफ़ा आ गई तो आ गई। फिर मुड़ के जी, नहीं देखा मैंने, क्योंकि रिज़ल्ट हमेशा अच्छा रहा
कभी अ, हुई दिक्कत, एक बार हुई, 4 नंबर से फर्स्ट डिवीज़न रह गया था शायद ऑनर्स में, ऑनर्स में, और तब ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाते थे। अगर 4 नंबर आपके कम हैं फर्स्ट डिवीज़न में तो कम हैं। तो बस वो एक सेकंड डिवीज़न डिग्री है मेरे पास, बाकी सब फर्स्ट डिवीज़न डिग्रीज़, टॉपर ये वो सब, तो ऐसे आ गई। जी, जी, जी। आपने रोचक बात बताई कि नगेंद्र जी जिनके बारे में आपकी किताबों में ज़िक्र मिलता है और दूसरे लोगों की किताबों में भी ज़िक्र मिलता है, जो कि हिंदी विभाग के संस्थापक माने जाएँगे हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के। लेकिन जो आपने शब्द काम में लिया कि जिनका आतंक था, तो भयंकर आपने आता एकदम था, जी, 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 आपने मामूली एक नहीं था। पुरानी जी। पुरानी बात याद दिला दी। बहरहाल अगला सवाल नगेंद्र जी से जुड़ा हुआ ही है, मुकेश रोशन जी का। वो पूछ रहे हैं कि आपने रस सिद्धांत के आचार्य नगेंद्र से दीक्षा ली और समकालीन लेखन तक अपना सफर पूरा किया। अब हुँ। इस सिद्धांत की आप क्या प्रासंगिकता देखती हैं? देखिए, सिद्धांत के रूप में तो प्रासंगिकता न त बड़ी खुल के बात कह रही हूँ। जी, अब न तब थी न अब है। अगर आपको कोई ये कहे कि रस सिद्धांत को आप लागू कीजिए, तो जी, क्या कीजिएगा आप? किसी रचना में आप स्थायी भाव और संचारी भाव और ये सब ढूँढेंगे? जी, वो तो आलोचना नहीं हुई। तो मुझे जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर नगेन के आतंक में लगता था कि बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है और उसकी जानकारी होनी चाहिए। उस दृश्य से मैंने अध्ययन किया, लेकिन जी। बहुत जल्दी अध्ययन करते हुए मेरे समझ में ये बात आ गई थी कि इस सिद्धांत को आलोचना में लागू नहीं किया जा सकता। आप कहें कि आप किसी कृति का जी। सिद्धांत की दृष्टि से अध्ययन कीजिए, तो क्या करेंगे आप? उसमें हाँ, हाँ, हाँ। ढूँढेंगे उसमें ये ढूँढेंगे ना कि स्थायी भाव क्या है, संचारी भाव क्या है? तो ये तो जी, बिल्कुल यांत्रिक हो गया, मैकेनिकल हो गया। जी, ये उस कृति का अध्ययन नहीं हुआ, समझ नहीं हुई। जी, तो जी। बहुत जल्दी मेरी समझ में आ गया कि जानकारी के लिए ठीक है, लेकिन लागू करने के लिए रस सिद्धांत को और ख़ास करके शास्त्रीय रूप में नहीं लागू किया जा सकता। जी। एक सवाल है सुषमा वैद्य का। सुषमा जी पूछ रही हैं कि दिल्ली में रहते हुए भी क्या आपको प्रकाशन संबंधी कठिनाई का सामना करना पड़ा? नहीं, मुझे नहीं करना पड़ा कभी। मुझे कभी म प्रकाशन की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। बल्कि मैं कहूँ कि अ, मेरी किताबें छापने के लिए प्रकाशकों में होड़ी लगी रहती थी। किसी भी प्रकाशक को अगर मैं कहती अपनी किताब छापने के लिए, खुशी-खुशी छाप देता। ये इत्तेफ़ाक था कि राजकमल प्रकाशन की जो मालिक थीं, शीला संधू, वो संयोग से मेरी मित्र भी थीं। जी, जी। ये महज़ एक संयोग था, बहुत अच्छी मित्र थीं, पारिवारिक। लेकिन मुझे कभी किसी प्रकाशन की कोई दिक्कत नहीं आई। शायद इनका आशय यही रहा होगा आज का अब मुझे लगता है अब दिक्कत तो अब भी नहीं है, अब इतने ज़्यादा सुगम हो गए हैं माध्यम सारे, लेकिन इन्होंने पढ़ा नहीं होगा आपकी किताब इस वजह से इनको ऐसा लग रहा होगा। नहीं, बहरहाल अगला नहीं, सवाल है विजय कुमार का, जो दिल्ली वाली किताब से जुड़ा हुआ है। विजय कुमार पूछ रहे हैं दिल्ली शहर दर शहर में दिल्ली के खान-पान के ऐतिहासिक संदर्भ में बात करते हुए आपने शहर के पेय पदार्थ के ऐतिहासिक पक्ष को छोड़ दिया है। बदलते शहर में पेय पदार्थों का क्या इतिहास रहा? ये सवाल समझा दें वो मुझे। मैं पेट फिर से दोहरा देता का हूँ। हाँ, उन्होंने ये पूछना चाह रहे हैं कि खान-पान के संबंध में पूरा चैप्टर दिल्ली वाली किताब में मिलता है। लेकिन उसमें खाने का तो आपने खूब सारा ज़िक्र किया है, पीने के पदार्थों का ज़िक्र नहीं हुआ है। तो वही वो पीने पीने के पदार्थ उनका आशय क्या है? ये समझ में आया ना कि पीने के पदार्थ से क्या आशय है उनका? मुझे लगता है आप नरम-गरम दोनों आशय देख सकते हैं इसमें मतलब ये कि वो शराब के बारे में भी हो सकता है वो पूछना चाहते हों हाँ, और जो सामान्य पेय होते होते हैं उनके बारे में भी हाँ, मैं आप पहले शराब से शुरू करूँ। जी, ये देखिए स्थिति ये थी कि जिस तरह आजकल बड़े खुले ढंग से आप किसी भी ज़रा अच्छे खाते-पीते परिवार में चले जाइए, तो आम चलन है कि आपको शराब
सर्व कर दी जाएगी। उसमें कोई संकोच नहीं होता। जी। पहले नहीं होता था। सिर्फ़ पुरुष वर्ग, स्त्रियाँ तो हाथ नहीं लगा सकती थी, अच्छे परिवारों की, पुरुष वर्ग भी चोरी-छिपे पिया करते थे। मुझे अपने ही परिवार की बात याद है कि जब किसी का खाना होता था घर में, औपचारिक खाना, तब हमारे घर के एक पुराने नौकर थे, वो जब एक थैला बगल में दबा के लाएँ, तो घर में खुसफुस होने लगती थी, खुसर-फुसर। सबको पता लग जाता था कि इस थैले में बोतलें होंगी। जी। 1-2 बोतल आती थी उस नौकर के माध्यम से और घर की स्त्रियों का कोई मतलब ही नहीं था, पीने-वीने की चीज़ों से। अब ये मैं जैन परिवारों की बात कर रही हूँ। हो जी, जी, सकता है जी। हाँ, हो सकता है कुछ दूसरे लोगों के बीच में तब भी प्रचलन रहा हो। मसलन ये किसी जाति पर कोई टीका-टिप्पणी नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि मसलन कायस्थ परिवार ज़्यादा खुले थे इस मामलों में, ज़्यादा छूट लेते थे या और दूसरे लोग मुस्लिम परिवारों का भी शायद रहा हो, शायद कह रही हूँ। लेकिन जो पुराने बनिए, जैन, खत्री उस समय ये पीना वैसे खुलेआम नहीं होता था, वैसा प्रचलित नहीं था, जैसा आम घरों में आज, जहाँ मेहमान आया और फ़ौरन ड्रिंक सर्व हो गए, ये नहीं था, बिल्कुल। वेजिटेरियन, अमूमन शाकाहारी लोग और कुछ जातियाँ, नाम नहीं लेना चाहूँगी, कुछ जातियों के नाम थे ऐसे जिनके बारे में माना जाता था कि वे लोग मांसाहारी होंगे, वरना कुल मिलाकर के पूरा समाज ज़्यादातर शाकाहारी लोगों का और हमारा तो जी। जैन परिवार था तो बिल्कुल ही माने शाकाहारी क्या, घर की जो पुरानी बुज़ुर्ग स्त्रियाँ थीं तो प्याज़ भी नहीं खाती थीं। बिना प्याज़ की सब्जियाँ बनती थी, दाल में सब्ज़ी में प्याज़ नहीं पड़ता। ठीक बात है। क्या थोड़ा-सा मैं इसमें जोड़ देता हूँ अपनी तरफ से इस सवाल में क्योंकि आपसे कुछ और रोचक बातें जानने को मिलेगी। आप अगर याद कर पाएँ और आप बता पाएँ तो जो दूसरे पीने के अलावा जो दूसरे पदार्थ होते हैं, नशे के पदार्थ, चाहे भांग हो, चाहे गांजा हो, हुँ, क्या उनका उस दौर में लोग वो खुलेआम या उनके बारे में कैसे वो कैसा था उनको लेकर समाज में स्थिति? समाज में देखिए गांजा तो बहुत कम लोगों को जानकारी थी गांजे के बारे में। भांग का ज़िक्र बहुत ही एकाएक से लिया जाता था। किसी के बारे में कहना अरे साला बड़ा भंगेड़ी है। भांग दूसरे को कहते थे बड़ा भंगेड़ी है। मतलब आलोचना की दृष्टि से। जी। जी, निम्न जी, जी। कोटि का ड्रिंक, वो निम्न कोटि के ड्रिंक्स में माने जाते थे। गांजा तो ज़्यादातर पिछड़े हुए, अनपढ़ उस तरह के लोग वैसा मेरा ख़्याल है गांजा का प्रचलन आज भी नहीं है बहुत, है? मेरी जानकारी नहीं इस बारे में। मुझे लगता है गांजा तो हाँ। गायब हो गया है। नहीं, गायब तो नहीं वो दबी ज़बान में लोग बताते हैं कि गांजा आजकल और ऊपर तक पहुँच गया है और वो बड़े-बड़े लोगों को भी शौक होता है गांजे का। हाँ, तो बहरहाल मतलब मेरे ये बारे में तो मैं आप जानते हैं कि मैं अनुशासित बालक हूँ, कोई नशा नहीं करता। तो आगे बढ़ता हूँ मैं। 2 सवाल आपकी आत्मकथा से जुड़े हुए हैं और आए हैं हमारे पास। पहला सवाल है विवेक शर्मा का। विवेक पूछ रहे हैं कि आपकी आत्मकथा ज़माने में हम अद्भुत किताब है, लेकिन आप स्त्री होकर भी स्त्री विमर्श का समर्थन नहीं करती, ऐसा क्यों है? इसमें स्त्री होने का क्या क्या ज़रूरी है? स्त्री विमर्श का समर्थन करने के लिए स्त्री होना ज़रूरी है? क्योंकि मैंने शायद लिखा उसी में लिखा है या कहीं और लिखा है कि ये स्त्री विमर्श और दलित विमर्श, ये जो ठप्पे बनाए हैं लोगों ने, जी। ये मेरा मानना है। मैं जानती हूँ कि इस बात को सुनकर के बहुत लोग बड़े नाराज़ होंगे, लेकिन ये मेरा मानना है कि ये अपने आप को रिकॉग्नाइज़ कराने के लिए ये ठप्पे बनाए गए। कि ठीक बात। आप और किसी चीज़ में तो नहीं आपकी रिकॉग्निशन कोई हो सकती इसलिए आप दलित के नाम पर आपको एज़ ए लेखक मान्यता मिले। आप स्त्री होकर के लिख रही,
अरे भाई आप स्त्री हैं तो स्त्री की तरह ही लिखेंगी ना। उसमें ये स्त्री स्त्री एंगल तो अपने आप आएगा। तो जी, ये स्त्री विमर्श के नाम पर कुछ कमज़ोर माफ़ करें जो लोग लिख रहे हैं, कुछ कमज़ोर लेखन जिसको ये खतरा होता है कि खुले बाज़ार में उसकी कदर नहीं होगी, वो अक्सर ऐसे ठप्पों के नीचे रिकॉग्निशन के लिए इनका सहारा लेता है। मैं मानती हूँ, बिल्कुल मानती हूँ कि लेखन, लेखन होता है। मैं तो बल्कि ये मानती हूँ कि कुछ ख़ास चीज़ों की व्याख्या करने के लिए जानना ज़रूरी है कि लेखक स्त्री है कि पुरुष है। वरना बिना इस जानकारी के कि कोई स्त्री है या पुरुष है, लेखन का मूल्यांकन लेखन के रूप में किया जाना चाहिए। जी। मैं ठीक कह रहे हैं आप। आपकी बात से मैं भी सहमत हूँ इस लिहाज से कि अक्सर ये देखा गया है कि इन विमर्शों की का सहारा लेकर कमज़ोर रचनाओं को ऊपर चढ़ाया जाता है और ये भी मैं कह सकता हूँ कि कमज़ोर रचनाकारों को लाभ देने की कोशिश की जाती है, जबकि समर्थ रचनाकार विमर्शों का सहारा नहीं लेते। नहीं लेती। मैं नाम नहीं लेना चाहती, कुछ जी, ऐसे रचनाकारों को मैं जानती हूँ कि जी। अगर स्त्री विमर्श का ठप्पा उठा लीजिए, तो गायब हो जाएँगे। वरना स्त्री विमर्श के ठप्पे के नीचे चल रहे हैं, दलित विमर्श के ठप्पे के नीचे चल रहे हैं। अगर उस पहचान को हटा लीजिए उनके लेखन से और एक कृति के रूप में, सिर्फ़ साहित्य कृति के रूप में उस रचना की जाँच की जाए, तो बहुत मुश्किल है। फिर वो कहाँ जी, जी, ठहरेगी जी। मैं नहीं कह सकती। नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि उन लोगों में से कुछ लोग मेरे मित्र हैं। मैं जानती हूँ उनको कोई पूछता नहीं अगर स्त्री विमर्श का ठप्पा नहीं लगा होता। जी। उप्रेती जी का एक सवाल है, क्या आप इस बात से मुतमईन हैं कि आपकी आत्मकथा आत्ममुग्धता से दूर है? अरे! इससे हाँ, अजीब सवाल है लेकिन अरे! आप ही से पूछ रहे हैं वो अच्छा होता कि वो कहते कि दूर है या नहीं है, वो हाँ, कहते तो ज़्यादा अच्छा लगता ये लेकिन सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं है, ये तो कॉम्प्लीमेंट है। ये ये तो प्रशंसा है मेरी। अगर मैं कहती हूँ कि अगर वो ऐसा सोचती हैं कि आत्ममुग्धता से दूर है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं मानती हूँ कि फिर मेरा आत्मकथा लिखना सफल हुआ, क्योंकि ज़्यादातर लोग जब आत्मकथा लिखते हैं या अपने बारे में कुछ कहते हैं, तो बहुत सावधान सजग होके कहते हैं। कोई कमज़ोरी ना आ जाए, कुछ ना ऐसा कुछ नहीं था। मैं शायद शुरू से ही बहुत साहसिक रही, बहुत बोल रही हूँ और उस बोल्डनेस की कीमत भी मैंने चुकाई है, जी, पर बहरहाल वो है जैसी है। इस एक एक इसी से जुड़ा हुआ एक मैं आपसे पूछ लेता हूँ बात कि अपने समकालीनों में भी और पुराने लोगों में भी जो ट्रेडिशन में हमको मिलते हैं, उनमें आपको किन लोगों की आत्मकथाएँ ज़्यादा अपील करती हैं, आपको लगता है कि ये ज़रूर पढ़नी चाहिए? इसका जवाब देना मुश्किल होगा इस समय। याददाश्त के आधार पर देना बहुत मुश्किल जितना जो याद आए, जो ध्यान आए, तत्काल जो सहजता में ध्यान आए आप नहीं आ रहा अ, कुछ भी। कि जो जैसे हाँ, जैसे प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूँ नाम, जैसे भीष्म जी की आत्मकथा आई थी वो आपके कंटेम्परेरी हैं। राजेंद्र जी की सीधे-सीधे तो नहीं लेकिन औरों के बहाने जो एक तरह से उसमें काफ़ी सारा आत्मकथात्मक अंश भी है। राजेंद्र जी की किताब थी, मन्नू जी की तो पूरी आत्मकथा ही है, जो आपकी पसंदीदा लेखक भी हैं। हुँ, कृष्णा जी का आत्मकथात्मक तो नहीं कह सकते लेकिन जितना जो लेखन है तो अब केवल ये कि आप किनको ऐसे इस तरह के जो कथेतर के अंदर जो आत्मकथाओं से संबंधित लेखन है या आत्म से संबंधित लेखन है, उसमें आपको ज़्यादा रुचिकर या अपील करने वाला किसका लगता है? देखिए बहुत खुल कर के तो किसी ने नहीं लिखी अपनी आत्मकथा। ज़्यादातर लोग अपने को बचा के लिखते हैं और इनमें से काफ़ी लोग जो आपने नाम लिए, इनमें से काफ़ी लोग मेरे मित्र भी रहे हैं। जी, जी, मन्नू जी। मन्नू भंडारी, उषा प्रेमवदा। उषा प्रेमवदा ने खैर आत्मकथा नहीं लिखी। कृष्णा सोक्ति जी, मेरी बहुत बहुत अच्छी मित्र थी, लेकिन उसके बावजूद और बड़ी साहसी भी थी वो। जी, लेकिन मुझे लगता है कि जो हम उम्मीद करते हैं देखिए फ़र्क ये होती है कि आप अपनी कमज़ोरियों को कितना लिख सकते हैं अपनी आत्मकथा में। जी।
अपने आप आत्मकथा का मतलब है आप अपनी केवल खूबियों को नहीं, कमज़ोरियों को भी उसमें उजागर करें। उस तरह की आत्मकथा मुझे नहीं लगता हिंदी में कम से कम तत्काल मुझे किसी का नाम याद नहीं आ रहा कि किसी ने जी, उस जी, तरह जी। की। कोई 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 बात नहीं, लेकिन अभी एक जो ये स्त्री विमर्श वाला सवाल था या स्त्री विमर्श वाली बात हम लोग कर रहे थे, उसको सुनकर एक तत्काल किसी की टिप्पणी आई है, सवाल आया है वंदना प्रसाद जी का, और वो ये पूछ रही हैं कि स्त्री विमर्श और दलित विमर्श की ज़रूरत ही क्यों महसूस हुई? या आए ही क्यों? इसका जवाब तो मेरा ख़्याल मैं दे चुकी। जी, देखिए जी, जी। आपको आपको अगर अपने लेखन में बिना इस ठप्पे के ये विश्वास हो कि आप इस ठप्पे को लगाए बगैर भी एक लेखक माने जाएँगे और आप पढ़े जाएँगे, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं। जी। अगर स्त्री केंद्र में है, तो वो लेखन में सामने आएगी। अगर दलित के लेखन में दलित केंद्र में है, तो वो अपने आप सामने आएगी। ये तो इज़ाद ही इसीलिए किए गए, वाद चलाए इसीलिए गए कि अगर सामान्यतः आपको मान्यता नहीं मिलती है, तो कम से कम एक दलित लेखक दलित विमर्श के नाम पर या स्त्री विमर्श के नाम पर आपको मान्यता मिल जाए। मैंने जैसे कहा कि काफ़ी लोगों से मेरी मित्रता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। मैं जानती हूँ ऐसे कमज़ोर लेखिकाओं को, जो अगर ये स्त्री विमर्श का लेबल नहीं होता, ठप्पा नहीं होता, तो उनको कोई लेखक नहीं मानता। स्त्री विमर्श के स नाम पर प्रचलित हो गई। जी, जी। अच्छा, उतनी ही तेज़ी से गायब भी हो गई। जितनी तेज़ी से प्रचलन हुआ, एक आध नाम तो ऐसा है, जो खूब तेज़ी से बड़ा प्रचलित हुआ और अब मैं सोचती हूँ 4-5 साल पहले ही तक बड़ा रुतबा था उनका, कोई पूछ नहीं रहा। जी, तो वो जी। स्त्री विमर्श का ठप्पा धीरे-धीरे जैसे-जैसे उसकी जो रौनक थी, वो कम होती चली गई, तो वो लेखिका के रूप में भी गायब हो गई। पुराना अज्ञे जी का मुहावरा था ना, मुलम्मा बहुत घिसने पर मुलम्मा छूट जाता है। वो लम्हा छूट तो जाता तो समय के साथ वो है। स्त्री मुझे लगता है कि आपकी बात से जो मैं समझ पा रहा हूँ और जो मुझे लगता है हमारे दर्शकों को भी या श्रोताओं को भी जो बात समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए, वो ये कि अंततः रचना की कसौटी रचना के रचना ही है, न कि कोई विमर्श या और कोई दूसरी चीज। हाँ, रचना का जो मानदंड है वो रचना के मूल्य ही हो सकते हैं, रचना की अंतर्वस्तु और रूप ही हो सकता है, और कोई बिल्कुल तीसरी चीज नहीं। और कोई तीसरी चीज़ नहीं हो सकती। जी। एक सवाल आया है भुवल सिंह ठाकुर का। भुवाल सिंह ठाकुर पूछ रहे हैं कि एडविना और नेहरू वाली किताब का अनुवाद करते हुए आपने क्या महसूस किया? आपको कैसा लगा? भई देखो पुरानी बात हो गई। कैसा महसूस किया, कैसा लगा ये तो बताना मुश्किल और लगा तो अच्छा ही होगा। क्योंकि जी, देखिए जी, जी। अगर उस किताब ने मुझे प्रेरित नहीं किया होता, उसके अंतर्वस्तु ने तो मैं अनुवाद करती नहीं। बड़ी मोटी किताब है वो। जी, मुझे याद नहीं आ रहा, ईमानदारी से कह रही हूँ मैं, कोई बनावटी बात नहीं करना चाहती। मुझे जी। याद नहीं आ रहा कि मैंने क्यों इस किताब को उठाया था। शायद अंग्रेज़ी में पढ़ा होगा और तब लगा होगा कि ये एक ऐसी किताब है जिसको हिंदी में आना चाहिए। बिल्कुल याद नहीं आ रहा। लेकिन कोई ज़ाहिर है बात नहीं, मैं लेकिन एक बात आपको याद दिलाता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ। अ, अभी आप देख रहे हैं पिछले 5-8 सालों में जिस तरह से नेहरू फिर से हमारे यहाँ, हमारे देश में चर्चा के केंद्र में आ गए। हर छोटी-बड़ी बात के लिए उनको ज़िम्मेदार ठहराया जाता है। ऐसी स्थिति में अब जबकि नेहरू को बीते हुए भी लगभग 50 साल हो गए, तब नेहरू को आप कैसे याद करेंगे या उनका मूल्यांकन कैसे करेंगे? अगर आप इस पर कुछ कहना चाहें तो कहिए, क्योंकि आपने नेहरू का ज़माना देखा है, आपने नेहरू से संबंधित किताब का अनुवाद किया है और आपने उस पूरे मतलब पूरे जिसको मैं तो जो मैंने खुद ज़माना भी क्या देखा इरा कहूँगा। मैंने खुद नेहरू को बहुत देखा है, जी, जी, जी। व्यक्तिगत रूप से सुना है मैंने और जो उनमें एक जिसे अंग्रेज़ी में सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं, आत्मविश्वास, वो चलते थे तो लगता नहीं था कि ये अपने आप को कोई बड़ा भारी नेता समझ रहे हैं। इतने सहज रूप में, इतनी तेज़ी से चल के आते थे, इतने सहज ढंग से बोलते थे, कभी कोई प्रयास उनको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आज के लोगों को जब देखती हूँ और मेरा ख़्याल ये है कि शायद उनके पूरे व्यक्तित्व में एक जो आत्मविश्वास और एक बड़प्पन
पैदा हुआ था वो इसलिए क्योंकि वो संघर्ष कर रहे थे। एक बहुत बड़े साम्राज्य के खिलाफ खड़े थे, स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहे थे। गांधी जैसे व्यक्ति से उनका रोज़ का उठना-बैठना, मिलना-जुलना, आपस की बातचीत, तो वो पूरा दौर ऐसा था, जिससे इन लोगों के व्यक्तित्व बड़े व्यक्तित्व थे। पूरी पीढ़ी की पीढ़ी नेहरू थे, सरोजिनी नायडू थी, कृपलानी थे। उन्हें नाम लेना, याद करके नाम लेना शुरू करिए, तकरीबन आधा दर्जन नाम आपको तुरंत याद आएँगे। अब आप चारों तरफ देखिए, जी, उस कद के लोग आपको नहीं दिखाई देंगे। जी, जी। संघर्ष बड़ा था, ब्रिटिश साम्राज्य से जूझना था, बड़ा संघर्ष था, बड़े लोग थे। ठीक बात है। एक सवाल आया है अभी के दौर को लेकर और वो सवाल कपिल भारद्वाज का है। आलोचना के क्षेत्र में स्त्री लेखिकाओं की कमी का कोई विशेष कारण, इनको पूछना चाहिए था स्त्री लेखकों की कमी का कोई विशेष कारण आपकी नज़र में क्या है निर्मला जी? इन्हें-गिने नाम ही क्यों दिखाई देते हैं? गिने-गिने नाम कौन है ये भी बता दें? है ही नहीं, आलोचना में स्त्रियाँ आना ही नहीं चाहती। नहीं आप सोचिए, अब मेरे लिए तो ये कहना मुश्किल है कि मैं खुद ही नज़र मारती हूँ तो स्त्री आलोचक जिसको कहते हैं, जी। वो आलोचक के रूप में उभर के कोई बहुत स्त्री आई हो, कम ही कम ही नाम ले दे करके एक याद आ जाती हैं रोहिणी अग्रवाल। जी, जी। थोड़ा हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में रेखा जी लगातार अच्छा काम कर रही हैं, रेखा सेठी, हाँ, लेकिन मेरी डॉक्टर रेखा सेठी अरे मेरी और विद्यार्थी रही भाई, रिसर्च मेरे साथ किया उसने। जी, 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 वो आप ही की विद्यार्थी हैं। मुझे लगता है कि धीरे-धीरे ही सही लेकिन नए नाम आ तो रहे हैं। हालाँकि उ उनको थोड़ा काम करने का मौका दिया जाए या ये कहना चाहिए कि अभी थोड़ा-सा इंतज़ार करना होगा। लेकिन आपकी ये बात सही है कि अभी उतना वैसा नहीं है जैसा इस क्षेत्र में कुल मिलाकर कमी तो साफ-साफ दिखाई नहीं, नहीं, देती है। रेखा सेठी तो मेरी ही विद्यार्थी है, मेरे साथ उसने रिसर्च की थी। जी, जी, पोटेंशियल उसका जानती हूँ मैं, क्या जी। है, पता नहीं, कह नहीं सकती मैं क्यों नहीं स्त्रियाँ अ, शायद अब ये तो मैं नहीं कहूँगी कि आलोचना करना ज़्यादा बौद्धिक नहीं, बल्कि मैं इस सवाल को या इस बात को थोड़ा-सा आपसे दूसरे तरह से भी पूछना चाहूँगा। मुझे लगता है आप स्त्री-पुरुषों को छोड़िए, मुझे लगता है कि जिस समाज में आलोचना को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, आलोचना को ही लोग खराब समझते हो, वहाँ आलोचना की क्या ज़रूरत होगी? वहाँ आलोचना की हिम्मत कौन करेगा? आप अगर उदाहरण के लिए आप राजनीति या समाज के किसी भी मामले में अगर आप थोड़ी-सी सख्त टिप्पणी करते हैं, तो तुरंत आपके बारे में प्रतिकूल बातें, चाहे सरकार के लोग हों, चाहे दूसरे लोग हों, समाज के लोग हों, अगर वे इस तरह की टिप्पणियाँ करने लगें, तो ऐसे में मानता हूँ मैं कि आलोचना की फिर भी ज़रूरत बनी रहेगी और ज़रूरत है। लेकिन जब पूरा वातावरण ही इस तरह का हो, तब आलोचना करना क्या अपने आप में बड़ा एक कठिन और दुष्कर काम नहीं होगा? देखिए आलोचना करना कठिन तो है ही, हमेशा कठिन रहा है और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उसके पीछे अगर आपने तारीफ़ की तो आप बहुत ठीक हैं, जी, आपने कमियाँ बताई, तो उसके पीछे तुरंत एक हेतु ढूँढने की कोशिश की जाएगी, कि जी, आप इस वजह से कर रहे हैं ये, आपका कोई पर्सनल एजेंडा तो नहीं है, आपकी किसी से दुश्मनी तो नहीं है, आपने किसी की तारीफ़ की, तो ढूँढेंगे लोग कि आपकी मित्रता है या आपकी रिश्तेदारी है या ये जो दिक्कत है इसकी वजह से लोग मुझे लगता है आलोचना के क्षेत्र और फिर आलोचना विवेक माँगती है। आलोचना करना मज़ाक नहीं है। जी। आलोचना बहुत विवेक माँगती है, बहुत सोच समझ करके कदम उठानी पड़ती है। तो इसलिए आलोचना की डगर कठिन डगर है भई, जी, जी, सही बात है। बहुत मुश्किल। एक सवाल भेजा है हैदराबाद से प्रोफ़ेसर रवि रंजन जी ने और रवि रंजन जी इस आलोचना की बात को या डिबेट को आगे ले जाते हुए पूछ रहे हैं, आपसे पूछना चाहते हैं। टिप्पणी भी है और सवाल भी है। क्या यह चिंता की बात नहीं है कि हमारे समय की हिंदी आलोचना से
भारतीय काव्यशास्त्र के संदर्भ अब लगभग गायब हो गए हैं। रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र जैसी पुस्तक की रचनाकार के रूप में आपको अपनी विरासत से अपरिचय की ये स्थिति कैसी लगती है? अब गायब हो गए, पहले भी कहाँ थे? बहुत कम थे। देखिए, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र जिस समय मैंने लिखी थी, आप उसके आस-पास अगर देखिए, कोई दूसरी किताब उस तरह की नहीं है। जी, सैद्धांतिक आलोचना करना बहुत आसान नहीं होता। अक्सर पृष्ठ-पेषण और नकल की गुंजाइश रहती है उसमें। तो इसलिए वो ज़्यादा आप एक न कविता लिखें, आप बड़े आराम से मौलिक कविता लिख सकते हैं। लेकिन बहुत आराम से आप आलोचना का सिद्धांत नहीं कर सकते। जी, बहुत सोच समझ कर, क्योंकि आप दूसरे का मूल्यांकन कर रहे हैं। आप निर्णायक की स्थिति में हैं, तो बहुत सोच समझ कर के बड़ी और उसके पीछे आपके ठोस तर्क होना चाहिए और काफ़ी पढ़ा-लिखा होना चाहिए। सही बात है, सही बात है। पढ़ा-लिखा अगर नहीं होगा, अच्छा ये मैंने देखा, लेकिन आलोचना का एक बड़ा लाभ होता है। जी, वो लाभ ये है कि आपको पढ़ने-लिखने की आदत पड़ जाती है। हाँ, मसलन आप अब भी मेरे कमरे में घुसिएगा, जी, तो चारों तरफ आपको किताबें मिलेंगी। मुद्दतें हो गई रिटायर हुए। मन में आए तो कुछ लिखूँ, ना मन में आए तो कोई दबाव नहीं है। लेकिन पढ़ने का लगभग व्यसन है। नई से नई किताब के बारे में मुझे पता होता है। कौन प्रकाशक कैसी पुस्तकें छाप रहा है मुझे पता होता है। और इसलिए बड़े प्रकाशक अपने अच्छे प्रकाशन आज भी मुझे भेजते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं पढ़ूँगी और अगर कोई बात होगी तो उन्हें फ़ोन करके मैं बताती रहती हूँ अशोक माहेश्वरी को, राजकमल जी, को, जी, बताती रहती हूँ कि ये क्या क्या छाप दिया तुमने? या ये कोई ब तब वो फिर बाकायदा बताता है कि क्या दबाव था, क्या था, कैसे था। तो सबको पता है। इसलिए आलोचना की डगर बहुत कठिन डगर है। इसमें आसानी से नहीं आ सकता। जी, जी। एक सवाल सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ आया है राधेश्याम शर्मा जी का और वो सवाल तो उनका बड़ा जिसे कहना चाहिए बड़ा प्रचलित सवाल है, बहुत सारे लोग ये बात पूछते हैं, कहते हैं, क्या साहित्य अब सोशल मीडिया के कारण अब बीते दिनों की बात हो जाएगा? लेकिन मैं इसको ये सवाल तो है ही है, सोशल मीडिया की वजह से साहित्य अब बीते दिनों की बात हो जाएगा, वो ये पूछ रहे हैं। लेकिन मैं ये आप तो सोशल मीडिया पर नहीं हैं, हुँ, आप मेरा ख़्याल है कि मुश्किल से व्हाट्सएप का इस्तेमाल भी आप करते हो तो करते हो, बाकी मुझे नहीं लगता कि आप करते होंगे। तो हुँ। ऐसे आप कैसे इस पूरे नए परिदृश्य को आप कैसे देखते हैं? और आपको आपको भी क्या ऐसा लगता है कि नए माध्यमों के आने से साहित्य के लिए एक संकट खड़ा हो जाएगा? देखिए, दोनों दो दुनिया दुनिया है। ये ज़रूर है कि साहित्य की अम, मात्रा पर साहित्यकारों की गिनती पे कुछ थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ सकता है। जितने लोग पहले साहित्य की तरफ आते थे, वो उसमें कुछ कमी हो सकती है। लेकिन जो साहित्य वाले हैं, गंभीर साहित्य वाले, वो अब भी उसी तरह से आएँगे। उनको नहीं, मुझे नहीं लगता उससे बहुत प्रभाव पड़ेगा। जी। अ, एक तरह से जिसे कहना चाहिए कि प्रेरणा के लिए कह लीजिए या निजी आपकी सफलताओं को लेकर जो मन में सवाल उठे होंगे पाठकों के, दर्शकों के, वो उनमें से एक सवाल है अंशुल त्रिपाठी जी का। हुँ, और अंशुल पूछ रहे हैं कि आपके अनुसार एक लेखक के तौर पर एक सफल या बड़े जीवन का मूल मंत्र क्या है? ये क्या सवाल हुआ? एक लेखक के तौर पर बड़े और सफल, अरे भाई ल लग मूल मंत्र है क्या, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, जी, वरना जितना पढ़ेंगे लेखक, सफल लेखक के लिए, जी। हैं? हाँ, बड़े और सफल लेखक के लिए मेरा मेरा ऐसा मुझे ऐसा लगता है उनका पूछने का आशय ये रहा होगा अच्छा कि लेखक एक लेखक जो कि 1950 में जिसकी पहली किताब आई और जो 2020 तक सक्रिय है, लिख रहा है, तो एक ये तो भई 70 साल का, 60 साल का जो लंबा हुँ, हुँ, वक़्फ़ा जिसने लेखन की दुनिया में गुज़ारा हुँ। और लगातार उसका लिखा हुआ प्रासंगिक बना रहा, तो उस प्रासंगिकता का मूल मंत्र क्या है? उसका मूल मंत्र है कि जितना प्रकाशित होता है, जी, साहित्य इस बारे में जागरूक रहे।
जी, पढ़ता जी। रहे। जानकारी रहेगी तो हमेशा सवाल उठेंगे और हमेशा उसकी प्रतिक्रियाएँ भीतर होंगी और ईमानदारी से उनको व्यक्त करता रहे। सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि साहित्य से संबंध जो रचनात्मक साहित्य है, उससे संबंध नहीं टूटना चाहिए। अगर आपने ये सोच कर के कि कल के लेखक ये क्या लिख रहे हैं, ये क्या लिखेंगे, पढ़ा ही नहीं उसको, ये गलत जी। है। जी, जी, मेरे जी। पास तमाम पत्रिकाएँ अब भी आती हैं, अच्छे प्रकाशन अब भी आते हैं, लगातार पढ़ती हूँ। अगर कोई पूछे मुझसे बैठ कर के कि एक सूची बना दीजिए, तो 1 घंटे में एक लंबी सूची बना के दे दूँगी कि क्या अच्छे काव्य संग्रह आए, क्या बड़े उपन्यासकार आए, कौन लिख रहा है, कौन नहीं लिख रहा है। इसकी जी। जानकारी मुझे बराबर रहती है। लेकिन जी, जी, छोड़ने जी। का कारण ये है कि मुझे और दूसरी लतें नहीं हैं। सही बात है। इसी ये सूची वाली बात से ही उपजा हुआ एक सवाल अंबर पांडे जी का है। अंबर पांडे जी पूछ रहे हैं कि आप हिंदी में आज सबसे वरिष्ठ साहित्यकारों में से हैं और आपके सामने से ढेरों लेखक गुजर चुके हैं। मेरा मानना है गुजर चुके का आशय इनका ये कि हाँ, आपने बहुत सारे लोगों को देख लिया। यदि एक हिंदी पढ़ना शुरू करने वाले को आप कोई 3 गद्य लेखकों के नाम बताना पड़े, मतलब आप कोई 3 गद्य लेखकों के नाम सजेस्ट करें, तो आप किसका नाम लेंगी? ऐसे 3 लेखक जो आपके समकालीन हों या आपके बाद आए हों? मेरे मेरे बाद मतलब मेरी हाँ, रचना का आपके सामने आए हों कुल मिला के। कुल 3 मुश्किल है। लेखक बढ़िया गद्यकार, बढ़िया गद्यकार। मुश्किल है इस सवाल का जवाब देना क्योंकि मैं आसान कर देता हूँ, मैं कुछ कहानीकारों और कुछ उपन्यासकारों के नाम और कुछ दूसरे विधाओं के लोगों के नाम आपके सामने रख देता हूँ। बहुत जैसे काम कहानी में आपने नई कहानी के लोग सारे आपके सामने आए, चाहे उषा जी हो, चाहे निर्मल वर्मा जी हो, चाहे मन्नू जी हो, चाहे राजेंद्र जी हो, मोहन राकेश हो और भीष्म जी हो, अमरकांत हो, ये तो नई कहानी वाले लोग थे। उनके बाद की पीढ़ी के लोगों को आप याद करें तो काशीनाथ सिंह और ज्ञान रंजन, रविंद्र कालिया, ये तमाम लोग थे, दूधनाथ सिंह। उनके बाद वाली पीढ़ी को आप याद करें तो उसमें उदय प्रकाश, स्वयं प्रकाश, पंकज बिष्ट, असगर वजाहत, ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने गद्य के क्षेत्र में बड़ा नाम कमाया। घुमाया। नहीं, इसमें से मैं जो मेरी दिक्कत है वो ये नहीं है कि नामों की कमी जी, है, जी। जी, चुनना जी। मुश्किल है। जी, 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 इतना जी। मुश्किल है कि ये मैं कहूँ कि इनको पढ़ना चाहिए, इसका मतलब है बाकियों को नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं नहीं। नहीं मुराद ऐसी है कि भई आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो तो कोई भी पढ़े लेकिन आपसे सजेशन माँग रहे हैं, तो आपको जो आपको लगे कि हाँ, ये अच्छा हो सकता है, तो कोई नाम आप बताइए? लेखकों में से, आलोचक जी, में लेखक-लेखिकाओं कोई भी, कोई भी। नहीं, मैंने कहा आलोचक नहीं होना चाहिए। ये आपका चुनाव होगा, बिल्कुल आलोचक भी क्यों ना हो, आलोचक क्यों? भी हो सकते हैं। क्योंकि केवल लेखन ही नहीं चतुर लेखन करने वाले एक ही आलोचक का नाम जो मेरे मित्र भी थे बहुत, ध्यान में आता नामवर सिंह। जी। किसको कहाँ मारना, किसको कहाँ उठाना है, इतनी सहज से करते थे कि कोई हिसाब नहीं। वैसे ये मज़ाक की बात थी। मुझे जो सहज, सरल और पढ़ने में आपको लगे कि एनरिच कर रहे हैं, मुझे निर्मल वर्मा ख़ासे पसंद आते हैं। महिलाओं में कृष्णा सोपती जी। बहुत असल में दिक्कत ये है कि ज़्यादातर लोग मेरे मित्रों की श्रेणी में हैं। कोई कृष्णा बात नहीं इसमें आपका मित्र होना उनका उनका अपराध थोड़ी है, ये तो अच्छी बात है, अब ठीक है मित्र हैं तो हैं। कृष्णा सोपती को मैं बहुत ऊँचे दर्जे के लेखकों में मानती हूँ। अच्छा मुझे कारण अलग-अलग हैं, जी, कौन-किस वजह से। भीष्म साहनी मुझे कुछ दूसरे कारणों से बहुत ठीक लगते हैं जी, जी। और गद्य लेखकों में पूछ रहे हैं ये। जी, जी, जी। गद्यकारों में आलोचक नहीं, कोई आप छूट है आपको, आप जो गद्य लिखता हो किसी भी रूप में लिखे चाहे। नामवर सिंह हाँ, नामवर सिंह और उनके गुरु हज़ारी प्रसाद द्विवेदी।
कारण हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम तो इसीलिए नहीं है हम लोग स्वीकार करेंगे क्योंकि शर्त ये थी कि आपके सामने जिन्होंने शुरुआत की हो। शुरुआत तो की नामवर जी, हाँ, नामवर जी तो आपके कंटेम्परेरी माने जा सकते हैं, नहीं, लेकिन हजारी प्रसाद जी तो पुराने हुए। तो बहुत पुराने। हुँ, तो आपने 3 नाम बता दिए, निर्मल जी का नाम भी लिया आपने, आपने क्या नाम इनका, कृष्णा सोपती जी का नाम लिया और आपने नामवर सिंह का नाम लिया। मन्नू तो मेरे भंडारी। ख्याल से तो 3 नाम हो गए, और भी कोई आप बताना चाहें ज़रूर बताएँ। मन्नू भंडारी। हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। मन्नू भंडारी। इत सहज और प्रसन्न गद्य, हुँ, एकदम। बिल्कुल। हमेशा उनको पढ़ना हाँ, बिना किसी किसी को दो भी अच्छा लगता। हाँ, बिना कि दिमाग पर ज़ोर डाले, लेकिन फिर भी जी, आपको जी। पढ़ना अच्छा लगे। जी, बहुत जी, जी। बहुत सहज लिखती है। जी, जी, जी। एक एक ये हमारी मेरी साथी अध्यापिका हैं, जयपुर में पढ़ाती हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी में, तारावती मीणा, हुँ, और इन्होंने इन्होंने शायद आप ही के आलोचना पर पीएचडी इन्होंने की है या कर रही हैं। तो तारावती जी ने 2-3 सवाल पूछे हैं, जिनमें से कुछ सवालों के जवाब तो आ चुके हैं, इसीलिए उनको मैं दोहराऊँगा नहीं, लेकिन 2 सवाल ज़रूर रखूँगा आपके सामने। एक सवाल इन्होंने पूछा है, नामवर सिंह जी ने आलोचना की एक नई रचना भाषा निर्मित की, इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? नई रचना भाषा। जी, आलोचना में। हुँ, हुँ, समझ गई मैं। जी, जी, जी। इस पर मेरी टिप्पणी बहुत सुखद नहीं है। उन्होंने आलोचना की, मैं कहूँ एक बहुत ही चतुर भाषा पकड़ में ना आए, जी। इस तरह की भाषा उन्होंने निर्मित की कि जिसे हम कहा करते हैं कि मारें भी और रोने ना दें। उस ढंग से माने जी, बहुत बारीक काट करते थे। किसी की आलोचना करनी हो तो कैसे की जाए, पकड़ में भी ना आए, आलोचना भी हो जाए, बात भी पहुँच जाए। नामवर जी का तो भाषा पर जो अधिकार था बड़े मुश्किल से होता है, बहुत मुश्किल से होता है। जी, जी। और इसलिए मेरे, क्योंकि मेरे तो मित्र भी थे बहुत अच्छे वो, हमेशा मेरा उनका बहुत इस बात पर कहा-सुनी और झगड़ा होता था कि वो बहुत कम लिखते हैं। हुँ। कहते हैं वो आपने किस्सा लिखा है कि किस तरह से घेर-घार के उनसे कविता के नए प्रतिमान किताब हाँ, लिखवाई नहीं थी। मैंने तो अगर मैंने आपका मन करे तो वो किस्सा सुनाइए। किस्सा बहुत ही सीधा सामान्य है। घर के पास ही रहते थे, जी, पार करके पैदल की जद में। तो क्योंकि अकेले थे और पेइंग गेस्ट थे किसी के घर में। जी। जी, 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 वो जी। बेचारा लोअर मिडल क्लास का आदमी, एक स्कूल मास्टर था जिसके घर में रहते थे। तो खाना वहाँ खाते थे, अब खाने का जो स्तर वहाँ होता होगा वो होता होगा। तो चूँकि वॉकिंग डिस्टेंस पर हमारा घर था, तो अच्छा ना, मुझे एक बहुत बड़ी खूबी थी कि वो किसी भी पीढ़ी के साथ बड़े अ, घुल-मिल जाते थे। जी, अच्छा, मैं कभी-कभी घर में नहीं होती थी, लौटती थी तो देखा बच्चों की टोली पूरी उनके चारों तरफ जमा है और खूब गप्पें हो रही हैं। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था, पता लगता था कि काफ़ी देर से आए हुए हैं। तो मैं बच्चों को जैसे डाँट-वाट के हटाती थी कि भई छोड़ो, छोड़ो अब इनका पीछा। तो उनको, बच्चों को बड़ा गुस्सा आता था। सब अंग्रेज़ी हिंदी में कोई मामा-चाचा तो कहता नहीं, सब अंकल हो गए हैं। जी। हैं, मित्र होते हैं ना, माँ-बाप के सब अंकल हैं। जी, जी, जी। बच्चों को बहुत लगता था कि हमें अंकल के पास बैठने नहीं देती हैं। तो उनमें ये एक बड़ी ख़ास बात थी। किसी स्तर के व्यक्ति के साथ, बूढ़े से बूढ़े व्यक्ति के साथ, मेरी सास के साथ, मेरी माँ के साथ, घर के बुजुर्गों के साथ और मेरे बच्चों के साथ, सबके जी, साथ जी, जी। जी। तालमेल बिठा लेते थे, उस हिसाब से। कभी मैंने उनकी ना लेखन को, ना वाचन को, अबोधगम्य में जिसको कहते हैं, नहीं पाया। लेखन में देखिए आप उनके, बड़ी से बड़ी बात कितनी सहज भाषा में कह जाते हैं कि कोई हद नहीं। इसलिए मुझे हमेशा उनसे शिकायत रही कि उन्होंने कम लिखा, बहुत कम लिखा उन्होंने। वो बहुत कुछ लिख सकते थे लेकिन
लिखने के मामले में बड़े काहिल थे, बहुत काहिल थे। जी। आपने बहुत अच्छे से याद किया और बहुत अच्छी-अच्छी बातें उनके बारे में बताई। 2 सवाल एक जैसे हैं, लेकिन एक तारावती जी का है और एक आलोक वाजपेयी जी का है, लेकिन दोनों एक प्रकृति के सवाल हैं। मैं उनको आपके सामने रख देता हूँ। ये तारावती जी। आलोक वाजपेयी, जी। अशोक वाजपेयी के तो कुछ नहीं है। नहीं, 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 नहीं। अशोक जी का नहीं है, ये तारावती जी का है। वर्तमान दौर में बढ़ती असहिष्णुता से साहित्य में अभिव्यक्ति सीमित हो रही है। इसे आप कैसे देखती हैं? और दूसरा सवाल भी इसी के साथ इसीलिए जोड़ रहा हूँ ताकि आसानी रहे आपको। आलोक वाजपेयी जी का सवाल है, अगर ठीक लगे तो आप ये भी बताएँ कि अभिव्यक्ति पर जो बंदिशें सत्ता तंत्र बना रहा है, उसका मुकाबला कैसे करें? क्या मतलब अभिव्यक्ति पर बंदिशें सत्ता तंत्र क्या बना रहा भाई? भई वो उस बंदिश जैसे देखिए अभी मैं आपको एक ताज़ी घटना बताता हूँ। एक 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 कलाकार थे जो कलाकार हैं, महमूद फारूकी या ऐसा कुछ उनका नाम है। वो मिमिक्री करते हैं और आप जानते हैं पूरी दुनिया में बड़े से बड़े नेताओं की मिमिक्री होती रही है, हाँ, कार्टून बनते रहे हैं। तो उन पर उनको बिना मुकदमा चलाए वो अभी जेल में हैं और अभी उनको ऐसी आशंका है कि 10-15 दिन और उनको जेल में रहना पड़ेगा। तो ये आशय इस तरह के सवाल का ये है कि अगर किसी रचनाकार को सरकार के या सत्ता तंत्र के, चाहे वो किसी भी रूप वाला सत्ता तंत्र हो, उसके खिलाफ बोलने में डर लगता है, तो डर का वातावरण है, तो उसका मुकाबला कैसे किया जाना चाहिए? इसका तो बड़ा सीधा जवाब है, साहस से। जी, इसके इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप ये रिस्क लेने के लिए, खतरा उठाने के लिए तैयार हों कि जो आप कहेंगे उसका नतीजा कुछ भी हो, आप भोगने के लिए तैयार हैं। इसी से किया जा सकता है। जी, वरना देखिए, ये सरकार ऐसा करेगी, वो सरकार नहीं करेगी, ये आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता। ये ज़रूर है कि कुछ लोग थोड़े उदार होते हैं। अब जी। नाम तो ज़ाहिर है मैं सरकार के नेता नहीं, हूँ। नहीं, कोई ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, उसकी हम प्रवृत्तियों की बात कर रहे हैं, हम व्यक्तियों की बिल्कुल बात बात कर कर ही रहे नहीं हैं। रहे। तो ये खतरा हमेशा रहता है। अगर आप खतरा मोल ले सकते हैं, तो बोलिए, नहीं खतरा मोल ले सकते हैं, तो ज़बान को ताला लगाइए। कोई बीच का रास्ता नहीं होता। जी, जी, ये आपको खुद भीतर से तय करना है कि आप में कितना साहस है। जी। एक सवाल शुक्ल जी और हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर भी है, क्योंकि आपने भी इतिहास सीधे-सीधे ना लिखा हो, लेकिन आपका आपका जो आलोचना का काम है, वो लगभग इतिहास की ज़रूरतों को पूरा करने वाला काम रहा है। चाहे वो हिंदी आलोचना की 20वीं शताब्दी जैसी किताब हो, चाहे और दूसरी किताबें हों। तो दीपक शर्मा जी का ये सवाल है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद फिर उस ढंग का हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं देखने को मिला। इसके बाद किसी धारा, प्रवृत्ति या विधाओं पर खंड-खंड में लिखा गया या लिखा जा रहा है। क्या अब एक संपूर्ण इतिहास लेखन की आवश्यकता महसूस नहीं होती, या एक विश्व हिंदी साहित्य का इतिहास ही ज़रूरत नहीं हो गया है? मतलब इनका कहना यही है कि समझ गए साहित्य आप? का इतिहास होना जी, चाहिए। जी। हो सके जी, तो हिंदी साहित्य का, नहीं तो कम से कम हिंदी साहित्य का। अरे भई, पहले भारतीय भाषाओं के साहित्य का ही लिख ले कोई इतिहास। विश्व की भाषाओं का साहित्य का इतिहास लिखना तो बहुत दूर की बात है। भारतीय भाषाओं के साहित्य का एक समग्र इतिहास आप पूछिए तो नहीं है। तो सबसे पहले ज़रूरत तो वो है लिखने की। दरअसल नहीं, हमारे मैडम क्षमा कीजिएगा, इनका आशय ये नहीं था, इनका आशय ये था कि दुनिया भर में जहाँ-जहाँ हिंदी लिखी जा रही है, हुँ, जैसे जो विदेश में जैसे जो समझ लोग लिख रहे हैं हिंदी, विश्व में हिंदी के गई। इतिहास को लेकर है। जी, मुश्किल काम है। जी, 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 देखिए, लिखा तो जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए सबसे पहली बात तो ये कि जानकारी, जी, कहाँ कहाँ हिंदी में क्या-क्या लिखा जा रहा है। देखिए, हिंदी बड़े अफ़सोस की बात है, लेकिन वैसे तो किसी भाषा के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि उसका विश्वव्यापी जो रूप है, उसकी सबकी जानकारी होगी। लेकिन हिंदी में दूर-दूर देशों में क्या-क्या लिखा जा रहा है, जी, पहले तो इसकी जानकारी
इकट्ठी करना बहुत मुश्किल है। जी, देखिए रूस में अलग-अलग आप देखिए तो छोटे-छोटे पॉकेट्स हैं, क्योंकि मैं रूस गई हूँ और कई शहरों में वहाँ के, तो मैंने देखा हिंदी में रुचि है, छोटे-छोटे पॉकेट्स हैं, गिनती के लोग हैं और फिर वो नौकरियों के लिए उनको दिक्कत होती है। हिंदी में उन्होंने विशेषज्ञता पा ली, अब हिंदी पढ़ने जी, वाले कहाँ से लाएँ वो? तो इस तरह की दिक्कतें अलग-अलग हैं। तो ये विश्व के स्तर पर ये जानकारी इकट्ठी करनी पहले और फिर उसका इतिहास लिखना बहुत मुश्किल काम। अगर हो सके जी, तो जी। बहुत अच्छा, लेकिन बहुत मुश्किल। हाँ, अ, समय हो रहा है लेकिन मैं 1-2 सवाल लेके खत्म करूँगा। एक सवाल है अरुण सेवक जी का। अरुण जी पूछ रहे हैं कि नए लिख रहे लेखकों को क्या करना चाहिए कि वो आगे बढ़ें? नए लेखकों के लिए कुछ आप बता दीजिए, आशय और मुराद यही है। देखिए, आगे बढ़ने के कोई नुस्खे नहीं हुआ करते। कि ये किसी को बताया नहीं जा सकता कि आप ये करिए तो आप आगे बढ़ेंगे। ईमानदारी से सीधी-सीधी बात ये है कि यथासंभव नकल ना करें औरों की। जी, जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि नकल ना करें। जी, दूसरी बात ये रेलेवेंट लिखें, प्रासंगिक लिखें। जी, ये जो हो रहा है समाज में जो वर्तमान स्थिति है, जी। अलग-अलग वर्ग हैं, हाँ, हाँ। जीवन अधिक से अधिक जटिल होता चला जा रहा है। समस्याओं का वो रूप नहीं रह गया है। मतलब इतना भरा हुआ है समाज, तो जो जीवंत समस्याएँ हैं, जीवंत सवाल हैं, उनके साथ सीधे-सीधे जुड़कर उनके प्रति सरोकार रख कर के लिखेंगे तो प्रासंगिक होंगे। और फिर जी, सबसे बड़ी बात भाषा, भाषा किताबी ना हो। अब कठिन संश्लिष्ट बिल्कुल जो पढ़ने वाली हिंदी है, वो नहीं चलेगी। सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसी भाषा लिखें, जो साहित्यिक भी हो लेकिन समझ में आए। जिसे एक सामान्य स्तर का मैं अगर स्तर की बात कहूँ बी फ़र्ज़ कीजिए बीए, स्नातक स्तर का विद्यार्थी आराम से पढ़ ले, समझ ले। क्योंकि आम पाठक का स्तर इससे ज़्यादा नहीं होता। उससे आप ये उम्मीद करें कि साहित्यकार की तरह से वो हिंदी समझेगा, वो नहीं समझेगा। अगर आप चाहते हैं कि प्रचलित हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें, तो दिलचस्प विषय हों, प्रासंगिक विषय हों जिनमें जनता की रुचि हो और फिर भाषा उसी तरह की। इसीलिए आप देखिए, जो लेखक प्रचलित हुए, उनमें सब में आपको ये गुण दिखाई पड़ेंगे। जी, भीष्म, सही साहनी, कहा। गजानन, माधव, मुक्तिबोध को नहीं पढ़ते लोग, मुश्किल है। भीष्म, साहनी जैसा लेखक बहुत गहरे नहीं जाता, लेकिन बहुत आसानी से पढ़ा जाता है, समझ में आता है, पढ़ते हैं लोग। ऐसे तमाम नाम लिए जा सकते हैं। शाहबाद के लोग इसीलिए अब आगे-आगे आप देखिए सिलेबस में तो हैं, जी, आप जी, उनको जी, विरासत के रूप में तो खूब पढ़ते हैं, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप नहीं पढ़ते बिल्कुल। जी, तो जीवन से जुड़ी हुई भाषा हो, समझ में आए और फिर कथ्य तो कुछ होना ही चाहिए। पढ़ने के बाद लगे कि कुछ मिला इसमें, जी। तो सफल ये लेखक। आप बिल्कुल आपने बहुत सुंदर और बहुत अच्छी बात कही कि जीवन से जुड़ी हुई भाषा हो और जिसको पढ़ने के बाद में जिसका लिखा हुआ पढ़ने के बाद में लगे कि कुछ मिला, कुछ हमको वो हमारे लिए किसी 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 भी रूप में हमारे लिए वो काम आया हो या उपयोगी हुआ हो। कम ये से आपने बड़ी सुंदर सुंदर कम बात कही। कम से कम जिसे कहते हैं ना कि उसमें दिलचस्पी आप कहें कि सिर्फ़ अच्छा ही लगा, वो भी एक मूल्य है। किसी का पढ़ के जी, आपको अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ज़रूरी नहीं कि उसमें से कुछ उपदेश निकले, कुछ सीखें आप, ज़रूरी सही नहीं। सही बात है। एक सवाल आलोक तिवारी जी का है और वो पूछ रहे हैं कि आपने कहा कि आप अब भी नई से नई रचना पढ़ती हैं, तो क्या आपने कथित रूप से नई वाली हिंदी के लेखकों को भी पढ़ा है? ये नई वाली हिंदी क्या होती हुई? ये असल में आप इधर आपका शायद पिछले पुस्तक मेले में और उसके पिछले पुस्तक मेले में जाना हो पाया हो, ना हो पाया हो, मुझे ध्यान नहीं है। अ,
कुछ नए प्रकाशकों ने और लेखकों ने एक हिंदी में एक नई बहस खड़ी करने की कोशिश की है हुँ, और कुछ ऐसे उन्होंने कुछ इस तरह के लेखन को प्रश्रय दिया है या ऐसे लेखन को आगे बढ़ाया है, जो एक तरफ पॉपुलर भी है और दूसरी तरफ जो विचारधारा और सामाजिकता की जो हमारी पुरानी बातें हैं, उनको नहीं मानता है या हुँ। उनसे हट के वो जिसको जो लोकप्रिय होना जिसका सबसे बड़ा गुण माना जाता है। तो वो उसको वो लोग नई वाली हिंदी कहते हैं। तो अगर आपने उन नई वाली हिंदी में से किसी की कोई किताब पढ़ी हो तो आपके देखिए, ध्यान में हो तो नाम आप कुछ कहिए? नाम लें तो मैं बता दूँ, नई वाली हिंदी मसलन मसलन सत्या व्यास ना जो सबसे नई वाली हिंदी के जो सबसे हाँ, कुछ लोकप्रिय नाम लेखक माने जाते हैं। जी, नहीं, तो नहीं, कोई नहीं। एक बस अब मैं आपसे इतना सा जैसे एक किताब आई थी डार्क हॉर्स, अगर आपने नीलोत्पल मृणाल की किताब थी वो, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आपके देखने में आई हो तो। कहाँ से छपी थी? कोई बात नहीं। इसके अ, प्रकाशक कौन था इसका? नए प्रकाशक हैं मैडम, एक हिंद युग्म नाम के प्रकाशक हैं और भी इस तरह के असल में देखिए एक चीज़ ये तो अब ये तो मुझे लगता है खुशी की ही बात है एक तरह से कि हिंदी में भी हिंदी साहित्य की दुनिया में भी प्रकाशक बढ़ गए। प्रकाशन की दुनिया में भी एक तरह का लोकतंत्र देखने को मिल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि केवल 3 या 4 या 8 ही प्रकाशक हैं, हुँ, सैकड़ों प्रकाशक हैं, सैकड़ों किताबें छपने का की गुंजाइश अभी मौजूद है। ऐसा मुझे लगता है पहले कभी भी नहीं हुआ होगा, हाँ, जैसा अभी अभी है। तो आखिर में मैं आपसे यही कहूँगा कि अपनी देखिए तरफ से भी आप अगर कुछ इस पूरी बातचीत में जो ना आ पाया हो और आपको लगता हो कि आप ये पाठकों आपने को इस मंच के माध्यम से कुछ कहें हुँ, और या समकालीन साहित्य पर कोई टिप्पणी आप करना चाहें, पूरे परिदृश्य पर कोई टिप्पणी करना चाहें, तो आपसे आपका स्वागत देखिए है। अभी जो आपने बात कही आखिर में, उस जी, पर टिप्पणी करना चाहूँगा। ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। ये कि बहुत सारे प्रकाशक हैं, बहुत सारी किताबें छप रही हैं। जी, जी। देखिए बहुत सारे प्रकाशक होना अच्छा है कि एक जो प्रकाशकों की तानाशाही है या प्रकाशकों की मोनोपोली जिसको कहते हैं, उससे लेखक बच रहा है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि बहुत सारे लेखक और बहुत सारे प्रकाशक। सवाल ये है जो छप के सामने आ रहा है वो क्या है? जी, जी। कसौटी सबसे बड़ी हमारे सामने ये होनी चाहिए कि जो इस समय साहित्य छप के सामने आ रहा है, वो किस तरह का है? उसका कथ्य क्या है? वो पाठक को क्या दे रहा है? पाठक को सस्ती दिलचस्पी बनी, पढ़ा, उसी समय मनोरंजन हुआ या कुछ भी हल्के साहित्य की तरह और उसे एक तरफ फेंक दिया। वो ज़रूरी है या कुछ ऐसा साहित्य ज़रूरी है जो टिके, सोचने के लिए बाध्य करे और आपको फिर प्रेरित करे कि आप उसको उठाएँ। कुछ समय गुज़र गया, फिर आपको लगा कि देखना चाहिए दोबारा। आप उठाएँ, रेलेवेंट बना रहे, प्रासंगिक बना रहे। तो प्रासंगिकता नाम की चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है, उससे आपको कुछ मिलता रहे। तो ये बहुत बड़ी कसौटी होती है। ऐसी रचनाएँ तो देखिए आप इतनी छप रही हैं और इतनी बिक रही हैं, लेकिन होता क्या है उठाया, पढ़ा, फेंका, जितनी देर पढ़ा उतनी देर आपका मनोरंजन हुआ लेकिन बाद में उसने कुछ छोड़ा नहीं आपको। लेकिन जो स्थायी साहित्य होता है, वो फिर बचा रहता है। जैसे आज भी आप ये नहीं कह सकते कि प्रेमचंद अप्रासंगिक हो गए या जयशंकर प्रसाद अप्रासंगिक हो गए या पूरा छायावादी दौर, वो तो छोड़िए आगे चले आइए दिनकर को भी आप नहीं कह सकते आज, जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं कह सकते आप। लेकिन क्या ये बात आप उन तमाम लोगों के लिए कह सकते हैं, जो इस समय लिख रहे हैं? देखिए, लिखना, पढ़ा जाना एक बात है और बिकना बिल्कुल दूसरी बात है। आप बिकने की दृष्टि से लिख रहे हैं या पढ़े जाने की दृष्टि से लिख रहे हैं। अगर आप ये देख इस दृष्टि से लिख रहे हैं कि बिकेगा कौन, तो फिर सनसनीखेज़ लिखिए, खूब बिकेंगे, पढ़ेंगे और फेंक देंगे फिर एक तरफ। तो ये हमेशा आदमी को सोचना चाहिए और मूल्यवान तो वही साहित्य होता है जो टिकता है। आज भी आप बिल्कुल ठीक।
छायावादियों को ये नहीं कह सकते कि या तो अब अप्रासंगिक हो गए। गोया कि ध्यान से देखिए तो कामायनी, लिखी गई कामायनी का क्या है जो आपके आज बहुत काम आएगा? और फॉर दैट मैटर प्रेमचंद ने जिन समस्याओं को उठाया, उनके समय की जो समस्याएँ थी, उनका सबका स्वरूप बदल गया बिल्कुल। उनके ढंग दूसरे हो गए हैं। अगर मैं कल्पना कीजिए आप प्रेमचंद आज होते, तो क्या उसी तरह की कहानियाँ लिखते जैसे वो लिख रहे थे? ना, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं लिखते। तो क्या इस कारण से प्रेमचंद हमारे लिए अप्रासंगिक हो गए? अपने वर्तमान को समझने के लिए अपने अतीत को जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक बात है। अ, इस पूरी बातचीत के लिए मैं आपको आभार दूँ, आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करूँ कि आपने समय निकाला, आपने इतने सारे सवालों को सुना और उत्तर दिए। मैं अपनी तरफ से, अपने सारे पाठकों, श्रोताओं, दर्शकों की तरफ से और राजपाल एंड सन्स की तरफ से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और ये आपसे आग्रह करता हूँ कि आप सक्रिय बने रहें, आपसे हमको नई-नई किताबें पढ़ने को मिलती रहें और आपका आशीर्वाद हिंदी साहित्य पर और हिंदी के पाठकों के लिए हमेशा बना रहे। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हें इस बातचीत के लिए धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि बहुत चीज़ों पर सोचने के लिए तुमने प्रेरित कर दिया। अब ये बातचीत तो खत्म हो गई, लेकिन कुछ बातें इसमें रह गई हैं जो बाद में सोचती रहूँगी। जी, जी, जी। नमस्ते, धन्यवाद।